आज का हमारा टॉपिक है वेदरिंग, जिसे अक्षय कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर टूटने लगती हैं। उसके कारण हम जानेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटने लगती हैं। वेदरिंग को समझने के साथ साथ हम देखेंगे कि अपरदन क्या है और मृदा निर्माण की प्रक्रिया में वेदरिंग का या अक्षय का क्या योगदान है। यह एक स्थानिक प्रक्रिया है, स्टैटिक प्रोसेस है, जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटने लगती हैं। हम इसके कारण देखेंगे कि किन कारणों से चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती हैं। इम्पोर्टेंट जो कारक हैं चट्टानों के टूटने के, उनमें पवन, वर्षा, तापमान परिवर्तन, सूक्ष्म जीवाणु और कभी कभी जैविक जैसे पौधे और जीव जंतुओं के द्वारा भी चट्टानें विघटित और अपघटित होती हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में अक्षय का योगदान इस तरह से है कि सबसे पहले हम सपोज करें कि यह चट्टान है और इसका कुछ हिस्सा या पूरी यह चट्टान टूटने की प्रक्रिया को हम अक्षय कहते हैं। और उसके बाद में जो चट्टान का भाग बचता है, यही से हम आपने बुक्स में पढ़ा होगा, ये नाम भी रेगोलिथ कहते हैं। और उसके बाद में मृदा निर्माण जो फाइनल स्टेज, इसमें भी जब यह टूटकर मृदा का रूप धारण करती है। जब चट्टान अपने ही स्थान पर टूटती है तो उस प्रक्रिया को अक्षय या वेदरिंग कहते हैं। और जब किसी बाह्य कारकों द्वारा, चूँकि चट्टान स्टार्टिंग में काफ़ी कठोर होती है और बाह्य कारकों द्वारा जब ये टूटने लग जाती है, और तब अपरदन का कार्य आसान हो जाता है। और अपरदन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वायु द्वारा, जल द्वारा और हिमनद द्वारा बाह्य एजेंट हैं ये, और इन कारकों के द्वारा अपरदन की प्रक्रिया अक्षय के कारण आसान हो जाती है। फलस्वरूप चट्टान अंततः एक छोटे छोटे मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। और इसी प्रक्रिया को हम आगे पढ़ेंगे कि बाद में सॉलिडिफिकेशन, और जब यह कठोर होकर के फिर से चट्टान बन जाती है। इस तरह से एक रॉक साइकिल चलता रहता है, चट्टान का एक चक्र चलता रहता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वेदरिंग या अक्षय के 3 प्रकार हैं: भौतिक अक्षय, रासायनिक और जैविक अक्षय। इंग्लिश में इसे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। सबसे पहले देखते हैं भौतिक अक्षय क्या है। इसमें जो वनुप्रयुक्त बल जो हैं वो हैं गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, विस्तारण बल, शुष्कन और आर्द्रन चक्र द्वारा नियंत्रित जल का दबाव। सबसे पहले देखते हैं कि भार विहीनीकरण और विस्तारण से किस प्रकार चट्टानें टूटती हैं। कभी कभी चट्टान, जैसे एक चट्टान है, उसके ऊपर की चट्टान के हट जाने से इस पर जो पूर्व में दबाव था वो दबाव हट जाता है। इसके फलस्वरूप भी चट्टानों का विखंडन होता है। ताप परिवर्तन से चट्टानें किस तरह टूटती हैं उसे हम आगे स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें सॉरी, इधर इस स्लाइड में जैसे चट्टान को हम खुले वातावरण में देखें तो धूप से दिन में चट्टानें थोड़ी फैलती हैं, और रात में जब तापमान कम होता है तो वो सिकुड़ने लगती हैं। इस तरह से निरंतर विस्तार और सिकुड़न से चट्टानों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और चट्टानें टूटने लग जाती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। दूसरा जो चट्टानों का टूटने का एक प्रोसेस है जो ठंडे इलाकों में होता है। चट्टानों के बीच में जो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, इस बर्फ़ के जमने से चट्टानें
सिकुड़ने लगती हैं, और जब दिन के समय यही बर्फ़ पिघलती है तो चट्टानें फिर फैलती हैं। इस तरह से चट्टानें उस निरंतर सिकुड़न और विस्तारण को सहन नहीं कर पाती और चट्टानें टूटने लग जाती हैं। लवण अक्षय में शैलों में तापीय क्रिया, जलयोजन और क्रिस्टलीकरण के कारण लवणों का फैलाव होता है। इस कारण भी चट्टानें टूटती हैं। ये हम देख चुके हैं कि हिमीकरण के कारण किस तरह से चट्टानों के बीच में दरारें हैं, यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है दिन के समय में, फिर चट्टानें पिघलने लगती हैं बर्फ़, तो इसके फलस्वरूप चट्टानें टूटती हैं। रॉक साइकिल सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, और पहले के वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से 3 तरह की चट्टानें हमने पढ़ी थी: आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम लें मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टान का, तो इसमें वेदरिंग और इरोजन, इसके फलस्वरूप अपरदन और अपक्षय के फलस्वरूप चट्टानें टूटने लगती हैं, तो सेडिमेंट्स बन जाते हैं, और इसी सेडिमेंट्स के जमाव से, सीमेंटेशन और कॉम्पैक्शन के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। बार बार यही सेडिमेंट जो तलछट हैं वो जमकर, और फिर हमने यही पढ़ा था कि किस तरह से अवसादी चट्टानें कायांतरित में परिवर्तित होती हैं। हीट और प्रेशर के कारण यही चट्टानें कायांतरित चट्टान में इनकी काया बदल जाती है, और यदि ताप ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग होकर वो मैग्मा भी बन सकता है, और फिर वही मैग्मा सॉलिड होकर आग्नेय चट्टानें बन जाती है, और आग्नेय चट्टानों की वेदरिंग और इरोजन से फिर से सेडिमेंट बन जाते हैं। इस तरह से पूरा ये रॉक साइकिल चलता रहता है, और इसी रॉक साइकिल का, इसी चक्र का एक भाग है वेदरिंग, और इरोजन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ही। तो आप जब भी अपक्षय और अपरदन को पढ़ें तो इन दोनों को साथ में पढ़ें। इस तरह से जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर सड़कों पर जो बर्फ़बारी के समय जब बर्फ़ पूर्णतः जम जाती है, और बाद में जब जैसे ही तापमान बढ़ता है, तो इस तरह से जो रोड हैं वो भी एक तरह से चट्टानों की तरह उस अल्टरनेट जो प्रक्रिया है जमने की और पिघलने की बर्फ़ के, उसको सहन नहीं कर पाती है, और रोड का टूटना भी एक तरह से वेदरिंग है। आगे जो वेदरिंग का प्रकार है वो है एक्सफोलिएशन, जिसे परत दर परत अपरदन और अपक्षय, या फिर प्याज अपक्षय भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें चट्टानें परत दर परत टूटती हैं। जैसे प्याज में परत दर परत होती हैं, उसी तरह से ऊपर का जो दबाव कम होता है उसके फलस्वरूप, और जो तापमान में जो बदलाव आ रहा है उसके फलस्वरूप भी चट्टानें लेयर बाय लेयर टूटती रहती हैं। इस तरह की वेदरिंग को अनियन वेदरिंग और एक्सफोलिएशन वेदरिंग भी कहते हैं। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिजिकल वेदरिंग में एक टर्म आती है अब्रेजन, उसका महत्वपूर्ण कारक जो है वो अब्रेजन जो होता है वो चट्टानों के एक दूसरे से टकराने से होता है, और इसके लिए जो एजेंट जिम्मेदार हैं वो हैं हवा, बहता जल, सॉलिड वाटर जो कि हिमनद में होता है, और ग्रेविटी। और पहली प्रक्रिया हम देख चुके थे, पहली प्रक्रिया जो वो अपक्षय की है, और उसके बाद में ये एजेंट काम करते हैं जो कि अपरदन अपक्षय जो पूर्व का जो अपक्षय था वो अपरदन को आसान बनाता है, और ये फिर एजेंट अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो ये इरोजन इससे जुड़ी हुई कंसेप्ट है। जैविक अपरदन में हम देखेंगे कि किस प्रकार जीवों के द्वारा अपरदन होता है। जैसे जो पेड़ों की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो भी चट्टानों के अंदर से जाकर, या जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती हैं। और कभी कभी जो जीव हैं वो अपने बिल बनाकर और चट्टानों को कुरेद कर भी चट्टानों को तोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। पेड़ों द्वारा भी, जैसे पेड़ की जड़ें इस आसपास के इलाके में फैलती हैं, तो वो भी चट्टानों को के विघटन में और अपघटन में योगदान देती हैं।
दूसरा जो प्रकार है वेदरिंग का वो है केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय। आप अपक्षय को इस तरह भी देख सकते हैं कि जब हम कोई हार्ड टॉफ़ी खाते हैं तो उसे हम दो तरह से खाने की कोशिश करते हैं, उसे च्यू करके, चबा करके, और दूसरा है उसे घोल करके। तो पहली जो वेदरिंग थी वो हम दांतों के नीचे उस टॉफ़ी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उस तरह की प्रक्रिया मैकेनिकल वेदरिंग थी, यांत्रिक या भौतिक अपक्षय। और जो दूसरी प्रक्रिया है उसे घोल कर, तो वो है केमिकल वेदरिंग। उसमें पहला जो प्रकार है वो है जल योजन। जल का रासायनिक योग जल योजन कहलाता है। जब जल आयरन के साथ में पानी का संयोग होता है, जो इस तरह की वेदरिंग जो है जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो जैसे ही बरसात का पानी जो भी चट्टान के अंदर आयरन का कंटेंट ज़्यादा है तो उससे मिल करके फेरस ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे कॉमनली जो जंग लगने का हम कहते हैं, रस्ट जिसे जंग कहते हैं, जंग लगने के कारण, और हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ में जब जंग लगता है तो उसका विघटन शुरू हो जाता है, भले ही वो लोहे जैसी कोई भी हार्ड चीज़ हो। तो चट्टानों में भी इसी तरह का प्रक्रिया अपक्षय को, केमिकल अपक्षय को या रासायनिक अपक्षय को आमंत्रित करती है। और जब आग्नेय चट्टानों की वेदरिंग फिजिकल एक्शन से होती है तब तो सैंड का निर्माण होता है, और जब केमिकल रिएक्शन से होती है, जैसा कि हमने पिछली उस स्लाइड में देखा था कि केमिकल एक्शन से जब वेदरिंग होगी तो उससे क्ले का निर्माण होगा। दूसरा जो रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है वो है कार्बोनेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड H2O से मिलता है, H2CO3 बनता है, कार्बनिक एसिड, और वो चट्टानों और मिनरल्स को डिज़ोल्व करने में, घोलने में धीरे धीरे उसको चट्टानों को डिज़ोल्व करने का काम शुरू कर देता है, और चट्टानें उस रासायनिक प्रक्रिया से विघटित होने लग जाती हैं। ये दूसरा प्रकार था। एग्जाम्पल दिया है कार्बोनेशन का कि जो मोस्टली जो हम चूना निर्मित स्थलाकृतियाँ देखेंगे कि जिसमें अपरदन से चूने के अपरदन के फलस्वरूप कौन सी चट्टानें बनती हैं, स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह H2O और CO2 मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और किस तरह से चट्टानों को का अपक्षय होता है। और लाइमस्टोन और मार्बल के जो भी स्मारक या कब्रगाह हैं जहाँ पर इस तरह की स्थलाकृतियाँ होती है वहाँ पर ओपन इन्वायरमेंट होता है, और ये यदि लाइमस्टोन या मार्बल की कोई चीज़ बनी है उससे जल का, जैसे ही बारिश होगी या जिस तरह भी यहाँ जल पहुँचेगा उससे दोनों का संयोजन से फिर इसमें इन चट्टानों में अपक्षय होने लगता है, ये टूटने लगती हैं। और जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो हमने चूना निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से कार्बोनेशन का योगदान है। सभी स्थलाकृतियों में लगभग यही प्रक्रिया चलती है। कास्ट टोपोग्राफी आप जो भी देखोगे, हमने ये भी नोट किया होगा कि बड़े बड़े स्मारक्स हैं उनमें बिना कोई मानवीय क्रिया के, डायरेक्टली मानवीय क्रिया के बिना ही जो मूर्तियां हैं या जो स्मारक हैं वो ऐसे विखंडित होने लगते हैं। तो उसके पीछे जो कारण है वो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड का भी है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के कारण जो केमिकल वेदरिंग होती, सल्फ्यूरिक एसिड जब इन पे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड होता है और वो जब बरसात के जल से मिलकर इस मूर्तियों पे या स्मारकों पे गिरता है तो चट्टानों में फिर अपरदन होने लगता है, अपक्षय होने लगता है। ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। ऑक्सीकरण में भी इसी तरह की प्रक्रिया है। जब फ्री ऑक्सीजन जल से मिलता है तो जो भी मेटल की चीज़ है उसमें जंग लगने लगता है। इस तरह आप देख सकते हैं चट्टानों में भी जंग लगकर फिर वह
वहीं पर अपने जगह पर ही टूटने लगती हैं। तो ये तो था बाहर के एजेंट से किस तरह से केमिकल के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, और किस तरह से भौतिक जो कारक हैं, तापमान, वर्षा, उनके कारण चट्टानें टूटती हैं। और तीसरा हमने देखा था जैविक कारक, कैसे जीवों के द्वारा और पेड़ों की जड़ों से, पेड़ों के द्वारा किस तरह से चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती हैं। ये अपक्षय के प्रकार थे। अब हम देखते हैं कि जलवायु और अपक्षय की जो दर है उसमें क्या संबंध है। एनुअल प्रिसिपिटेशन यानी वार्षिक वर्षा आसान शब्दों में, और एवरेज एनुअल टेम्परेचर यानी वर्ष पर्यंत जो औसत तापमान कितना रहता है। तो जिन इलाकों में, जैसे ये -10 से -20, तो जिन इलाकों में इस तरह का ठंडा मौसम हो और बरसात कम हो, वहाँ पर फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है, यानी भौतिक अपक्षय ज़्यादा होता है। जैसे कि आप हिमालय का एरिया देखेंगे या रशिया का जो ऊपर नॉर्थ का यूरोप के जो क्षेत्र है, वहाँ पर फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। और चट्टानों में हमने देखा था कि चट्टानों के बीच में पहले बर्फ़ का जमना और फिर पिघलना, तो उससे चट्टानें का अपक्षय ज़्यादा होता है, चट्टानें ज़्यादा टूटती हैं बजाय के रासायनिक अभिक्रिया के। और जैसे जैसे जहाँ पर तापमान थोड़ा ठीक होगा और बरसात भी ठीक ठीक होगी, वहाँ केमिकल और भौतिक और रासायनिक अपक्षय दोनों ठीक ठीक होते हैं, मतलब ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। और जहाँ पर तापमान भी ज़्यादा है, जैसे भारत जैसे क्षेत्र में, और ट्रॉपिकल रीजन कैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहाँ पर तापमान भी ज़्यादा है और इधर से यहाँ पर बरसात भी ज़्यादा है। आप इस क्षेत्र को देखिए, इस क्षेत्र में 100 से ज़्यादा टेम्परेचर और बरसात 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और तापमान भी 20 से ज़्यादा। तो इस क्षेत्र में जो केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है, जो हमने रासायनिक अभिक्रिया से चट्टानें टूटना समझा था, वो इस तरह की वेदरिंग या अपक्षय यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये तो था केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। हमने देखा कि किस प्रकार अपक्षय और अपवर्तन में क्या संबंध है, और वेदरिंग क्या है, और वेदरिंग के प्रकार हमने देखे विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू।